तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम हाल ही में हुए 50 दिनों के उस युद्ध के सोर्सेस पर गौर करेंगे। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम इसे किसी राजनीतिक या सैन्य नजरिए से नहीं देख रहे हैं। इसके बजाय हम इन घटनाओं को पूरी तरह से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यवेक्षक की नजरों से डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का आम लोगों पर और उस पूरे रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आखिर कितना गहरा असर पड़ा है। आइए सबसे पहले सीधे मौत के आंकड़ों पर आते हैं। 4000 से ज्यादा लोग। ये मौत का आंकड़ा सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान, लेबनान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स तक फैला हुआ है। खैर, अक्सर हम ऐसी संख्याओं को खबरों में सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इसे एक ह्यूमन राइट्स लेंस से देखें तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये 4000 जानें हैं जो हमेशा के लिए चली गई हैं। और बात सिर्फ उनकी नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लाखों लोग, लिटरली मिलियंस, अपने ही घरों से विस्थापित हो चुके हैं। इन आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, एक पूरी की पूरी आबादी का अपने आशियाने से इस तरह उखड़ जाना, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसके जख्मों को भरने में आने वाली कई पीढ़ियां लग जाएंगी। लेकिन अब इन नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके सच्चे ह्यूमन कॉस्ट को समझते हैं। डेटा पॉइंट्स अपनी जगह हैं, पर जमीनी हकीकत ये है कि 7000 से ज्यादा परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 7000 फैमिलीज। एक परिवार का टूटना सिर्फ किसी बिल्डिंग का गिरना नहीं होता, ये आने वाले भविष्य, उनके सपनों और उनकी सुरक्षा का हमेशा के लिए बिखर जाना होता है। अब आते हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरे पर, यानी थ्रेट्स टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऑब्जर्वर होने के नाते ये सबसे चिंताजनक बातों में से एक है। आइए इस मिलिट्री टारगेटिंग को देखते हैं, जहां ईरान के इकलौते फंक्शन करने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशेर पर निशाना साधा गया। इस तबाही के रिस्क को ऐसे समझते हैं। इस प्लांट के आसपास 4 बम गिराए गए थे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैसिलिटी में कई टन्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। अगर इन हमलों की वजह से एक रेडियो एक्टिव लीक हो जाता तो ये वहां के आम लोगों के जीवित रहने पर एक सीधा और भयानक प्रहार होता। ये खतरा सिर्फ वहां तक नहीं, बल्कि पूरे रीजन में रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन फैला सकता था। और इस बात को कतार के प्राइम मिनिस्टर ने अपने 2025 के बयान में बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये फैसिलिटी तबाह होती है तो पूरा का पूरा गल्फ रीजन प्रदूषित हो जाएगा। नो वाटर, नो फिश, नथिंग, मतलब सब कुछ खत्म। ये स्टेटमेंट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एक न्यूक्लियर लीक उस पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी एनवायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स डिजास्टर बन सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिजिकल तबाही अपनी जगह है, लेकिन युद्ध के दौरान होने वाली पॉलिटिकल बयानबाजी भी उतनी ही खतरनाक होती है, और इसके इम्प्लिकेशंस अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत गहरे होते हैं। तो इस सोच में हमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट मिलती है, जहां उन्होंने ईरानी सभ्यता यानी एक पूरी सिविलाइजेशन को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ईरान के पावर प्लांट्स को टारगेट करने की बात कही और आम ईरानियों के लिए एनिमल्स वर्ड का यूज किया। अब देखिए, हम यहाँ स्ट्रिक्टली इम्पार्शियल होकर इन फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, पर जब दुनिया का एक ताकतवर नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक मानवाधिकार के नजरिए से ये लीगल टर्म्स में बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि ऐसे बयान सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स नहीं होते। संस्थाएं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चेतावनी दी कि आम नागरिकों के खिलाफ ऐसी डीह्यूमनाइजिंग भाषा का उपयोग सीधे तौर पर एक संभावित जेनोसाइड यानी नरसंहार के खतरे को दर्शाता है। वर्ड्स का बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। इन सभी पॉलिटिकल थ्रेट्स के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक बिल्कुल क्लियर और अलग स्टैंड था। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने याद दिलाया कि आम बुनियादी ढांचा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटेंशनली हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंडर पूरी तरह से बैन है। एक्चुअली इसे डायरेक्टली एक वॉर क्राइम माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं द फ्रैजाइल सीज़फायर की। ये वो केओटिक डिप्लोमैटिक विप्लैश था जहां आम लोगों को एक पल के लिए सुरक्षा का एहसास हुआ और फिर उसे बेहद बुरी तरह छीन लिया गया। अब इस टाइमलाइन को देखते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर कैसे एस्केलेट हुआ। 7 अप्रैल को पाकिस्तान के मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर का ऐलान होता है, पर फिर अचानक से 8 अप्रैल को इजरायल द्वारा लेबनान पर 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए जाते हैं
और इसके ठीक बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में 21 घंटे लंबी पीस टॉक्स चलती हैं। एकदम कंफ्यूजिंग है ना? और ये जारिंग जक्सटपोजिशन, मतलब ये विरोधाभास देखिए। सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों के भीतर 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये लेबनान पर इजराइल द्वारा अब तक की सबसे खतरनाक बॉम्बिंग थी। एक तरफ टेबल पर पीस डील्स चल रही हैं और दूसरी तरफ आम लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या लेबनान इस सीज फायर के अंडर प्रोटेक्टेड था? खैर, यहाँ नैरेटिव्स पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के ऑफिशियल बयान के मुताबिक हाँ, लेबनान सुरक्षित था, पर वहीं यूएस और इजरायली ऑफिशियल्स ने स्पष्ट किया कि लेबनान को इस पॉज में कभी इंक्लूड किया ही नहीं गया था। ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स सीधे तौर पर उन आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हुए। मूव करते हैं सिस्टमिक ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स पर। अब इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में कुछ और भी बड़े सिस्टम लेवल के मानवाधिकार मुद्दे थे जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर डिटेल के बारे में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इजराइल का 30 मार्च का डेथ पेनल्टी लॉ। ये कानून टेररिज्म ऑफेंसेस के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। ये वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस पर लागू होता है, पर अगर यही अपराध कोई जूइश इजरायली करे तो उस पर यह लागू नहीं होता। एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ किसी के बैकग्राउंड के आधार पर ऐसी कानूनी असमानता एक बेहद गंभीर मुद्दा है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक ही सवाल दिमाग में आता है, ये तबाही आखिर कब तक चलेगी? और इस टूटते हुए सीज फायर और वायलेंस के साइकिल में आम इंसान की जिंदगी की सच्ची लॉन्ग टर्म कीमत क्या होगी? इन सभी आंकड़ों, टाइमलाइंस और कानूनी बातों के पीछे छुपे इन घावों के बारे में सोचिए जो आम नागरिकों की पीढ़ियों पर पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर डेफिनेटली विचार कीजिएगा।